हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विच इज साउंड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि ह्यूमन बॉडी में से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, एज वेल एज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और हम अपने ईयर्स के थ्रू कैसे साउंड को सुन पाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। यहाँ पर एक टर्म गिवन है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, उस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन को बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहा जाता है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पीछे आगे इस तरह का मोशन करता है, उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेशन। और उसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ओके, वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, लेकिन अभी के लिए आप यही समझो कि जो वाइब्रेशन है उसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। आपने पेंडुलम को देखा होगा, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है नीचे, इसे कहा जाता है बोब। ओके, यहाँ पर ये जो पेंडुलम है वो रेस्ट की स्टेट में है, यानी ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर है। लेकिन जब हम इस पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जब हम इस बॉब को एक एक्सट्रीम एंड पर लेकर जाते हैं और वहां से उसे रिलीज करते हैं, तो आप सब जानते हैं पेंडुलम का मोशन कैसा होगा। पहले वो आगे की तरफ मूव करेगा, एक दूसरे एक्सट्रीम एंड पर पहुंचेगा और फिर वहां से वापस आएगा पहले वाले एक्सट्रीम एंड तक। ठीक है, तो इसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आई होप आपको ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। किसे कहते हैं? एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं हर्ट्ज और आप इसका सिंबल देख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, तो उसका क्या मतलब है कि उसने एक सेकंड में एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस किया। अगर मैं आपको कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी है 15 हर्ट्ज, तो उसका क्या मतलब है कि उसने एक सेकंड में 15 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए। ओके, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। अब हम वापस चलते हैं पेंडुलम की एग्जांपल पर। एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम का 1 ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि हमने पेंडुलम की बॉब को एक एक्सट्रीम एंड से रिलीज किया, तो जब हम उसे रिलीज करेंगे तो वो क्या करेगा? एक दूसरे एक्सट्रीम एंड तक जाएगा। यहां पर ऑसिलेटिंग पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। वो कब कंप्लीट होगा? जब वही बॉब वापस से अपने पहले वाली एक्सट्रीम एंड पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एम्पलीट्यूड। The maximum displacement of an oscillating body from its central position is called its amplitude. एक ऑसिलेटिंग बॉडी अपनी सेंट्रल पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। आप पेंडुलम के केस में ही देख लो, यहाँ पर पेंडुलम अपनी रेस्ट की स्टेट में है, यानी सेंट्रल पोजीशन में है, तो इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए। अब हम उसके बॉब को एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए पॉइंट बी तक। ठीक है, वहां से हमने बॉब को रिलीज किया और उसने कुछ इस तरह का मोशन शो किया और वो आ गया दूसरे एक्सट्रीम एंड तक, दैट इज पॉइंट सी। ओके, यहां पर आप देखिए पेंडुलम ने अपनी सेंट्रल पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है, AC या फिर AB, है ना? ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो यहां पर ये जो AB और AC है, इसे हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारे पास है लाउडनेस एंड पिच।
सबसे पहले हम बात करते हैं लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या है? यानी कोई आवाज कितनी ऊंची है। और ये जो लाउडनेस है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया एम्पलीट्यूड क्या होता है। कोई ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है अपनी मीन पोजीशन से, अपनी सेंट्रल पोजीशन से, तो उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड लाउडर होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड फीबल होगी, यानी धीमी होगी। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पिच। पिच को हम श्रिलनेस भी कहते हैं, यानी कोई आवाज कितनी तीखी है। और ये जो पिच है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या है? हमने डिस्कस किया था, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हम कहेंगे कि जो साउंड है वो श्रिल है, तीखी है और हायर पिच की है। फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ अ विसल, विसल की साउंड बहुत तीखी होती है। साउंड ऑफ अ बेबी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो जो साउंड है वो लोअर पिच की होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्रम की साउंड, एडल्ट की साउंड ये तीखी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड श्रिल होगी। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी विसल की साउंड, बेबी की साउंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स कौन सी होती हैं? ऑफ कोर्स जो हम सुन सके, ऐसी साउंड्स जिन्हें हम सुन सके वो होती हैं ऑडिबल साउंड्स। और इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और सेकंड है इनऑडिबल साउंड्स। इनऑडिबल साउंड्स ऐसी साउंड्स होती हैं जिन्हें हम नहीं सुन पाते, और इनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। आप जानते होंगे कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, वो ऐसी साउंड्स को भी सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है वो भी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नॉइस और म्यूजिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले नॉइस, ऐसी साउंड्स जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे, अनप्लेजेंट लगे, उन्हें हम कहते हैं नॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लासरूम के अंदर सारे बच्चे एक साथ बोले तो क्या क्रिएट होगी? नॉइस। नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ ट्रक्स एंड बसेस। हम सब जानते हैं हॉर्न्स की वजह से भी नॉइस प्रोड्यूस होती है। सेकेंड हमारे पास है म्यूजिक। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। तो म्यूजिकल साउंड एक ऐसी साउंड है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, प्लेजेंट लगती है। तो कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हारमोनियम, सितार। ओके, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या है? Noise pollution is the unwanted or excessive sound that have deleterious effects on human health, wildlife and environmental quality. देखो, ऐसी साउंड जो हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड है और बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव अमाउंट में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉइस पॉल्यूशन। और इसी नॉइस पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे भी काफी असर पड़ता है। वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव हैं, उन पर भी काफी सारे इफेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं, एज वेल एज एनवायरनमेंट की क्वालिटी पर भी इसका इफेक्ट होता है। ओके, नॉइस पॉल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? नंबर 1, लैक ऑफ स्लीप। अगर बाहर कहीं नॉइस पॉल्यूशन है तो हमें नींद नहीं आएगी। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंजाइटी यानी हम रेस्टलेस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे अगर कहीं नॉइस पॉल्यूशन है। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो continuously loud sound से exposed है तो क्या होगा? या तो कुछ समय के लिए या फिर permanently, हमेशा के लिए उसके सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। ओके, हम नॉइस पोल्यूशन को कैसे लिमिट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? नंबर 1, silencing devices must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances. जितनी भी machines हैं, home appliances हैं, उनके अंदर silencing devices insert करके, ताकि noise pollution create ना हो। Use of automobile horns should be minimized. Horns का use कम कर देना चाहिए।
टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम्स शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। टीवी, कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, उसे कम वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sounds reaching the residents. रोड्स के अराउंड, बिल्डिंग्स के अराउंड ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। ट्रीज क्या करते हैं, जो नॉइस पोल्यूशन है, ये जो एक्सेस साउंड्स हैं, उन्हें कट डाउन करते हैं, कम करते हैं। ठीक है। द नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। अगर किसी तरह का कोई नॉइजी ऑपरेशन है, कोई मशीनों वाला काम है, तो उसे रेजिडेंशियल एरिया से कहीं दूर ऑपरेट करना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी नॉइज प्रोड्यूस करती है, तो ऑफकोर्स उसे रेजिडेंशियल एरिया से काफी दूर सेटअप किया जाना चाहिए, काफी दूर लगाया जाना चाहिए। ठीक है। So that's all in today's video. यहाँ पर हमारा साउंड चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। Till then, stay happy and please don't forget to subscribe my channel.